एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का स्टडी टॉपिक में। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टॉपिक में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारा कोशिका है, सेल जो चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया था और उसमें जो थे कोशिका के खोज से संबंधित और उसमें कोशिका में क्या क्या चीज़ मौजूद होती है उससे रिलेटेड हमने कुछ देखा था, ठीक है। और आज जो देखेंगे हम कोशिका के जो वे कोशिकांग देखे थे, इसकी खोज किसने की, किसके द्वारा इसकी खोज की गई, किसके द्वारा इसका नाम रखा गया, तो उससे रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो आज हम देखेंगे उन्हीं जिनके बारे में हमने देखा था कि इसकी खोज किसने की और उससे रिलेटेड। तो आज उनके अंदर जो जो जानकारी है उनके बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, कोशिका के मेन पार्ट ऑफ सेल, ठीक है, मेन पार्ट ऑफ सेल को देखेंगे, यानी कोशिका के जो मुख्य अंग हैं उनको देखेंगे, ठीक है। उनमें सबसे पहले आता है हमारा जीव द्रव्य। क्या आता है? जीव द्रव्य आता है, ठीक है। जीव द्रव्य आता है और जीव द्रव्य जो है इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जीव द्रव्य को जाना जाता है। जीव द्रव्य के बारे में देखते हैं। जीव द्रव्य जो है जीवों के अंदर होने वाली समस्त क्रिया इसी में संपन्न होती है। जीवों के अंदर जो होने वाली समस्त क्रियाएं हैं वो किसके अंदर संपन्न होती हैं? जीव द्रव्य के अंदर संपन्न होती हैं। इसीलिए इसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। इसीलिए जीव द्रव्य को क्या माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि जो जीव द्रव्य है, कोशिका का ऐसा कौन सा अंग है जिसको जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो वो क्या है? वो है हमारा जीव द्रव्य, ठीक है। यहाँ से इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं जीव द्रव्य की खोज मैंने कल बता ही दी थी और आज भी देख लेते हैं। जीव द्रव्य की खोज जो की थी 1840 में पुरकिंजे नामक व्यक्ति ने की थी, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने ये डेट मेंशन की है, ठीक है, इनसे हमारा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते हैं। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यही बनेगा कि जीव द्रव्य की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी या जीव द्रव्य का नाम किसने रखा था। तो वो जो था जीव द्रव्य की खोज की गई थी पुरकिंजे के द्वारा, ठीक है। अब जीव द्रव्य जो है ये एक लिक्विड पदार्थ ही तो है। मैंने कल जब आपको कोशिका का डायग्राम बना करके समझाया था तो उसमें मैंने बताया था, तो उसमें जो था वो लिक्विड पदार्थ ही तो है जिसमें और कोशिकाएं जो है कोशिका के अंदर वो तैरते रहते हैं, ठीक है, तैरते रहते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें लगभग 80% जल होता है। जीव द्रव्य जो है इतना, मतलब कि कह सकते हैं जो लिक्विड है उसमें कितने प्रतिशत जल होता है? उसमें 80% जो है वो वाटर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद और जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। जीव द्रव्य में 5% प्रोटीन पाया जाता है, 3% वसा होती है और 1% कार्बोहाइड्रेट और 1% होता है अकार्बनिक लवण, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमारी जीव द्रव्य में पाई जाती हैं। अब जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है। जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक द्रव्य। जो मैंने कल कोशिका बनाई थी कुछ इस प्रकार से बनाई थी, इस तरह से ये हमारी कुछ जंतु कोशिका होती है। तो इसमें जो था मैंने बताया था कि इस तरह से जो ये भरा हुआ रहता है पानी के जैसा, तो ये क्या होता है? यही जीव द्रव्य है। और जीव द्रव्य मैंने इसमें बताया था इसमें एक केंद्रक भी पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है और उस केंद्रक के ऊपर एक लेयर और होती है, ठीक है। उस केंद्रक के ऊपर एक लेयर और होती है, ठीक है। तो जो मैंने ये केंद्रक है और ये कोशिका झिल्ली है, इस केंद्रक और कोशिका की झिल्ली के बीच में जो द्रव्य भरा हुआ है उस द्रव को हम कहते हैं कोशिका जीव द्रव्य, ठीक है। उस द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका जीव द्रव्य कहते हैं। लेकिन जो ये है ये हमारा केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक है और ये केंद्रिका है, ठीक है। तो केंद्रक और केंद्रिका के बीच में जो ये लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, ठीक है। केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं? जो कोशिका और केंद्रक के बीच में होता है। और जीव द्रव्य उसे कहते हैं जो कोशिका और केंद्रक के बीच में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं अगला हमारा कोशिका आता है माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बताया था कि जो कोशिका है, कोशिका को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो कोशिका की जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, कोशिका में जो ऊर्जा की पूर्ति करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है, ठीक है। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब इससे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज की थी अल्टमैन ने, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? अल्टमैन के द्वारा की गई थी और इसका नामकरण किया था बेंडा ने। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित और माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है
जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसके द्वारा उसके द्वारा क्या होता है, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसीलिए इसको पावर ऑफ सेल या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसीलिए इसको कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। फिर उसके बाद देखते हैं, अगला आता है हमारा राइबोसोम। ठीक है, क्या आता है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम सबसे पहले तो देखें, इसकी राइबोसोम की जो खोज की थी वो पैवेट ने की थी। ठीक है, किसने की थी, पैवेट ने की थी। और फिर उसके बाद इसका अगला पॉइंट है, यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल एवं प्रोटीन का बना होता है। यह जो है राइबोसोम्स किसका बना होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन का मतलब कि जो कोशिका को प्रोटीन प्रदान करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो वो प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है, राइबोसोम ही कहलाता है। फिर अगला पॉइंट है, इसे प्रोटीन का उत्पादन स्थल भी कहते हैं। इसी में कोशिका के अंदर जो प्रोटीन की पूर्ति करता है वो कौन करता है, राइबोसोम करता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि कोशिका में जो प्रोटीन है वो किस कोशिकांग के अंदर बनता है, कोशिका के किस पार्ट के अंदर बनता है, तो वो कौन सा है, वो है राइबोसोम। ये कोशिका का प्रोटीन का उत्पादन स्थल है कोशिका में। फिर उसके बाद देखते हैं, यह कोशिका द्रव्य के अलावा नील हरित शैवाल और सूत्रकणिका एवं खुरदरी अंतःप्रतव्य जालिका में भी मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है, जो ये कोशिका द्रव्य में जो है हमारा राइबोसोम ये केंद्रक है ना, ये केंद्रक के आसपास ही राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। ठीक है, केंद्रक के आसपास क्या होते हैं, राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। तो ये कह रहा है जो ये राइबोसोम है कोशिका द्रव्य के अलावा, कोशिका द्रव्य मैंने बताया था, जो हमारा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। कोशिका द्रव्य के अलावा नील हरित शैवाल और सूत्रकणिका एवं खुरदरी अंतःप्रतव्य जालिका में भी मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से आपको इसे याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखते हैं लाइसोसोम्स की जो खोज की थी, मैंने पहले भी बताया था, लाइसोसोम्स की जो खोज की गई थी वो डी डुवे के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसने की थी लाइसोसोम्स की खोज, डी डुवे ने की थी। और मैंने बताया था कि जो लाइसोसोम्स है इसे कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। अब इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको आत्मघाती थैली तो कहा जाता है, इसको आप उस चीज़ से रिलेट कर सकते हो। जैसे इसकी खोज किसने की थी, डी डुवे ने की थी। मतलब कि जो आत्महत्या है या आत्महत्या मतलब खुद ही डूब के मर गए, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली है। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी क्या है, थैली है। ठीक है, कौन, लाइसोसोम्स। इसका जो निर्माण होता है ना लाइसोसोम्स का, उसको देखते हैं। लाइसोसोम्स का निर्माण जो होता है संवेष्टन विधि द्वारा, संवेष्टन विधि होती है, संवेष्टन विधि के द्वारा गोल्जी काय में इसका निर्माण होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो लाइसोसोम्स है कोशिका का एक कोशिकांग है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो कहाँ पर होता है, वो होता है हमारा गोल्जी काय में। ठीक है, कहाँ पर, गोल्जी काय में होता है। लेकिन मैं बात करूँ लाइसोसोम्स का निर्माण तो होता है गोल्जी काय में, लेकिन किस विधि के माध्यम से होता है, तो वो विधि है हमारी संवेष्टन विधि। ठीक है, संवेष्टन विधि। फिर उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, कोशिका में मौजूद अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। इसका सबसे प्रमुख जो कार्य है, मुख्य कार्य है, वो क्या है, कोशिका में जो मौजूद अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, उसका जो निष्कासन है वो यही करता है, कौन, लाइसोसोम्स। इसीलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखेंगे, ये जितने भी है ना ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं गोल्जी काय की जो खोज की थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। आसानी से याद हो जाएगा, किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गोल्जी काय को लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं विभिन्न पदार्थों का
करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब कि इससे क्या होता है, विभिन्न पदार्थों का श्रावण करता है कौन, कोशिकाएं। इसीलिए इसे यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कोशिका के यातायात प्रबंधन का कार्य कौन करता है, तो वो कोशिकाएं करता है। कौन करता है बच्चों, कोशिकाएं करता है यातायात प्रबंधन का कार्य। तो उसके बाद देखते हैं जो कोशिकाएं है, इसमें देखते हैं नीलहरित शैवाल, जीवाणु, लाइकोप्लाज्मा को छोड़ नीलहरित शैवाल, जीवाणु और लाइकोप्लाज्मा को छोड़ अन्य सभी जीवधारियों में ये मिलता है। सभी जीवधारियों में मिलता है। मतलब कि लाइसोसोम जो है नीलहरित शैवाल में नहीं मिलता, जीवाणुओं में नहीं मिलता और लाइकोप्लाज्मा में नहीं मिलता। ठीक है, बाकी सब में ये मिलता है। कौन, लाइसोसोम्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है, यह एक दोहरी झिल्ली से घिरी नलिकाओं का जाल है। यह एक दोहरी झिल्ली से घिरी नलिकाओं का एक जाल है जो पूरे जीव द्रव्य में फैला रहता है। जो पूरे जीव द्रव्य में, वही जो हमने सबसे पहले देखा था, उसमें फैला हुआ रहता है। तो उसके बाद अगला पॉइंट है, इसके किनारों पर छोटी छोटी कणिका लगी होती है। इसके किनारों पर छोटी छोटी कणिका लगी होती हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें राइबोसोम्स कहा जाता है। मैंने अभी बताया जो राइबोसोम्स है हमारा, राइबोसोम जो है ये जो हमारा ये है ना, ये केंद्रक है हमारा। ठीक है, ये क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक के चारों ओर थोड़ा थोड़ा ये खुरदरा सा गोल गोल सा जो लगा हुआ होता है ना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। जिसके कारण ये अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है ना, जब केंद्रक के बाहर ये लगी हुई होगी तो ये थोड़ा सा गोल सा होती है। अंतःप्रद्रव्य ये जो होती है गोल होती है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम जो है इसमें चिपके हुए होते हैं। ठीक है, इसके किनारों पर छोटी छोटी कणिका लगी होती हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। इसीलिए यह जो अंतःप्रद्रव्य जालिका खुरदरी दिखाई देती है। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका खुरदरी क्यों दिखाई देती है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका खुरदरी क्यों दिखाई देती है, क्योंकि ये जो है उसके केंद्र के चारों ओर चिपकी हुई होती है राइबोसोम्स। इसीलिए अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है हल्की सी खुरदरी दिखाई देती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं ये इसका जो लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स दो प्रकार के होते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है दो प्रकार की होती है। नंबर 1 रुक्स या खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, दूसरी होती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। एक तो मतलब खुरदरी जिसके बारे में अभी हमने बात की है, और एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो ये दो प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं होती हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हमारा एक आता है तारकाएं। तो तारकाएं जो है इससे संबंधित कुछ जो पॉइंट है उनको देखते हैं। तो तारकाएं क्या है, इसकी संरचना गोल होती है। इसकी जो आकृति संरचना होती है वो कैसी होती है, गोल होती है, जो केंद्रक की बाहरी सतह पर चिपका हुआ होता है। केंद्रक की बाहरी सतह पर चिपका हुआ होता है। ठीक है, यह दो स्पिंडल के आकार के कणों का बना होता है। दो स्पिंडल आकार के कणों का बना होता है जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों, सेंट्रियोल कहा जाता है। ठीक है, तो सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में मदद करता है। अब जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल का क्या कार्य है, जब कोशिका विभाजन होता है ना, जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन में जो स्पिंडल का निर्माण करता है वो निर्माण करने में मदद करता है। कौन, सेंट्रियोल। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल का कार्य है। तो आज हमने जो देखा, ये देखा कोशिका से संबंधित। ठीक है, कोशिका से संबंधित देखा। तो कोशिका जो है ये कोशिका के प्रमुख अंग थे जिनसे हमारे एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।